आज सुबह से सुरभि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। फिर भी उसने बच्चों का टिफिन तैयार किया। सासू माँ और ससुर जी के लिए जूस और दलिया का नाश्ता तैयार किया। पति आकाश को टिफिन देकर ऑफिस भेजा। उसके बाद उसने एक कप चाय पी और वापस से जुट गई घर की साफ सफाई और किचन की सफाई में। सोचा दवा लेकर थोड़ी देर आराम करूंगी तो शायद दर्द ठीक हो जाए। दवा लेकर जैसे ही वह थोड़ी देर सोने को गई कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी। सुरभि, तुम्हारे बाबूजी के कुछ दोस्त आए हैं, जल्दी से उनके लिए कुछ चाय नाश्ता तैयार कर दो। दर्द के मारे आंखें नहीं खुल पा रही थी। पूरा शरीर टूट रहा था सो अलग, परंतु बहू का कर्तव्य तो निभाना ही था। जैसे तैसे उसने चाय बनाई और नमकीन मठरी के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा आई। अभी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी थोड़ी देर बाद सासू माँ की आवाज़ आई कि तुम्हारे बाबूजी आज करेले की भरवा सब्जी खाएंगे, इसलिए उसमें मिर्ची कम और खटाई ज़्यादा डालना। परंतु सुरभि ने अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह हाँ या ना का कुछ जवाब दे सके। कब आंखें बंद हो गई उसे पता भी नहीं चला। स्कूल से बच्चे आकर जब शोर करने लगे तो उसकी आंख खुली। सर का दर्द खत्म तो नहीं हुआ था और फिर बेचैनी भी बनी हुई थी। बच्चे घर आकर खाने के लिए अलग शोर कर रहे थे। सासू माँ अलग बड़बड़ कर रही थी कि अलग से कुछ बनाने को क्या कह दिया कि महारानी जी कमरा बंद कर बिस्तर पर जाकर पड़ गई। जैसे तैसे उठकर सुरभि ने जल्दी जल्दी दाल चावल और एक सब्जी बनाते हुए घर का काम निपटाया। बच्चों के स्कूल बैग यूनिफॉर्म को संभालते हुए और बर्तन की साफ सफाई करते हुए चाय का समय हो गया। उसने चाय बनाई और सास ससुर को चाय देकर एक कप चाय के साथ दोबारा एक सर दर्द की गोली ली और बाहर बालकनी में कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठ गई। ताजी हवा में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लगातार बज रही डोरबेल की आवाज़ से आंखें खुली। जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, देखा सास ससुर पार्क से टहलकर लौट आए थे। इतनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में, कब से डोरबेल बजा रहे हैं, ससुर जी ने कहा। तब तक आकाश भी ऑफिस से वापस लौटने का वक्त हो चुका था। उसने किचन में जाकर पोहे बनाए और संतरे का जूस बनाकर बच्चों और अपने सास ससुर को दिया और फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। आकाश घर आ चुके थे और फ्रेश होने के बाद हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। सुरभि ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया और जब हॉल में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसका मन गुस्से से भर गया। बच्चों की तरह आकाश ने अपना बैग एक तरफ, लैपटॉप एक तरफ, गीला तौलिया सोफे पर अलग पड़ा था, जूते मोजे अलग पड़े हुए थे। उससे रहा नहीं गया। उसने आकाश से कहा, तुम तो बच्चे नहीं हो, कम से कम अपना सामान तो व्यवस्थित रख सकते हो। आखिर मैं क्या क्या करती रहूं? कमाल है, दिन भर का थका हारा मैं ऑफिस से आया हूं, क्या अपने घर में 2 घड़ी चैन से बैठ भी नहीं सकता? आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा। आज माँ बता रही थी कि तुमने दोपहर का खाना भी ढंग से नहीं बनाया। आखिर दिन भर घर में तुम करती क्या हो? सर दर्द की वजह से सुरभि बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। परंतु उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर जोर से दे मारे और बैठकर जोर जोर से रोए, परंतु वह भी नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे खाना बनाया। तब तक बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क लेकर आ गए कि आज हमारा होमवर्क करा दीजिए। उसने कहा भी कि आज वह पापा के साथ बैठकर होमवर्क कर ले, परंतु बच्चों ने बताया पापा बाहर टहलने गए हैं। जैसे तैसे कर बच्चों को होमवर्क कराया, फिर सभी को खाना खिलाकर और किचन समेट कर सोने को बेडरूम में चली गई। तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू क्या बात है, आज दूध देना भूल गई या दूध खत्म हो गया? बगल में लेटे हुए आकाश ने प्रश्नवाचक नजरों से उसे ऐसे देखा मानो कितनी बड़ी भूल हो गई हो। एक क्षण के लिए भी मन में यह विचार नहीं आया कि शारीरिक रूप से उसके माता पिता दोनों ही तंदुरुस्त है, तो क्या वह एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते?
आकाश को अपनी ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए पाकर सुरभि की आंखें आंसुओं से भर आई। वो जैसे तैसे उठकर किचन में गई और दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर सास ससुर को देने के बाद आकर बिस्तर पर वापस लेट गई। परंतु अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोज की उसकी एक ही दिनचर्या थी। पिछले 3 सालों से मायके भी नहीं जा पाई थी। जब कभी वह मायके जाने का नाम लेती तो कभी ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती तो कभी सासू माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। ऐसे में उसका जाना हमेशा कैंसिल हो जाता। उसे ऐसा महसूस होता मानो वह एक चलता हुआ रोबोट हो जिसका काम सबकी जरूरत पूरा करना है। घर के काम से उसे कभी परहेज नहीं था। आखिर घर भी उसी का था, पति और बच्चे भी उसी के थे, लेकिन फिर भी उसके दुख सुख को पूछने वाला कोई न था। हर किसी को अपने काम की पड़ी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती। आकाश उसकी पीड़ा नहीं समझता था। उसे तो ऐसा लगता था कि उसके ऑफिस जाने के बाद मानो वह बिस्तर में सोती रहती है। काफी रात तक वह तकिए में मुंह छुपाए आंसू बहाती रही और अंत में उसने एक निर्णय लिया और प्रण किया कि वह उसे पूरी कठोरता के साथ पूरा करेगी। सुबह सुबह वह अपने समय पर उठी, बच्चों को उठाया, वो फ्रेश होने को कहकर नाश्ता बनाने चली गई। आकाश को भी चाय का प्याला देकर जगा कर चली गई। उसने अपने सास और ससुर के लिए भी ग्रीन टी बनाया और किचन से सासू माँ को आवाज देकर कहा कि मम्मी जी चाय बन गई है, आकर ले जाए। क्यों, यहाँ आकर कमरे में पहुँचा जाएगी तो तेरे पैर टूट जाएंगे क्या? सासू माँ ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ। अगर आप बिस्तर से उतरकर किचन में आकर चाय ले जाएंगी तो थोड़ी आपके पैर की नसें सीधी हो जाएगी और बाहर टहलने निकलने की तो सुविधा रहेगी। परंतु उसके सासू माँ ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और चाय लेने नहीं आई। सुरभि ने भी वैसे ही चाय ठंडी छोड़ दी। बच्चों का टिफिन और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। कमरे में जाकर देखा तो आकाश अब तक सो रहे थे। उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने यह सारा सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया। उसने दोबारा आकाश को उठाने की जहमत नहीं की। बच्चों को आवाज देकर उनके लंच बॉक्स बैग में डालकर अच्छी तरह तैयार होने को कहा। बच्चों के स्कूल बस आ गई थी। वह उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आकर अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और पेपर लेकर पढ़ने बैठ गई। उसकी सासू माँ ने जब यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्से से भरी हुई बोली, अब हम लोग इतने भारी हो गए हैं कि एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ रहा है और यहाँ यह महारानी जी चाय के साथ अखबार लेकर बैठी है। आकाश भी उठे और सुरभि को आवाज देते हुए बोले, कहाँ हो, मेरी चाय कहाँ है? और जैसे ही आकाश की नजर घड़ी पर पड़ी, समय देखकर हड़बड़ा कर उठा और सुरभि को बोला, तुम्हें कहा था ना कि आज मेरी मीटिंग है, सुबह जल्दी उठा देना। सुरभि ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सुबह आपको जगाकर चाय दे आई थी, परंतु आप नहीं उठे। दोबारा भी आवाज दे दिया, परंतु नहीं उठे। यह मेरी गलती नहीं है। और आकाश, जरा पूछो इससे, इसने हम दोनों की चाय तक नहीं दी। सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा। आकाश के प्रश्नवाचक नजर सुरभि की ओर उठी। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसने बात स्वयं साफ कर दी कि मैंने चाय बनाकर मम्मी जी को आवाज दी थी और मैं बच्चों का टिफिन और बैग तैयार कर रही थी। एक साथ इतने सारे काम संभालना मेरे बस की बात नहीं। मैंने मम्मी जी से कहा था कि आकर चाय ले लो। 2 बार आवाज दी थी, आप पूछ ले। आकाश ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं मतलब इस फालतू लफड़े से। मुझे अगर चाय देनी है तो दो, वरना मैं चला। आज ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग थी, मुझे पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। मेरे कपड़े तो तैयार है ना? नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, आपका लंच बॉक्स भी तैयार है, और रहा सवाल आपके कपड़ों का तो आइए मेरे साथ। कहते हुए सुरभि बेडरूम में ले गई और अलमारी के सामने खड़ा कर बोली। अलमारी खोल दी और आकाश से बोली, इस अलमारी के इस खाने में आपके पैंट और शर्ट है। इस वाले ड्रॉर के अंदर आपके रुमाल, सॉक्स रखे हुए हैं।
इस दूसरे खाने में आपके पर्स, घड़ी और जरूरी कागजात हैं और आपके अंडरवियर और टाई, ये सारी चीजें इस हैंगर में यहाँ टंगी हुई है। अब आपको जो कपड़े पहनने हो पसंद करें, निकाले और पहने। इतनी बड़ी कंपनी के चीफ हो, अपना इतना सा काम तो कर ही सकते हो। बड़े ही शांत शब्दों में इतना बोलकर सुरभि कमरे से बाहर निकल गई। जब तक आकाश तैयार होकर बाहर निकला, डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता और लंच दोनों तैयार थे। जल्दी जल्दी किसी तरह से नाश्ता किया और ऑफिस की ओर भागा। सासू माँ ने अपनी शिकायत का कोई असर न देखकर चुपचाप किचन में जाकर सुबह की बनाई हुई चाय फेंक कर दोबारा से चाय बनाई और अखबार लगभग छीनते हुए लेकर अपने कमरे में चली गई। सुरभि मन ही मन मुस्कुराई, कहाँ कुछ भी नहीं। वह बाकी के कामों में जुट गई। बड़े शांति और आराम के साथ उसने घर का काम निपटाया और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। उसका आज का यह रूप देखकर उसकी सासू माँ ने कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाने को कहा। जो बना था वह चुपचाप अपने और अपने पति के लिए उठाकर अपने कमरे में ले गई। दोपहर में बच्चे जब स्कूल से घर आए तो पहले की भांति कहीं अपना बैग फेंका, कहीं यूनिफॉर्म और कहीं जूते, और उधम मचाने लगे। काफी देर हो गई। रोज की तरह जब खाना लेकर अपनी मम्मी को आगे पीछे खुशामद करते नहीं देखा तो बच्चे चिल्लाकर बोले, भूख लगी है मम्मी, हमारा खाना क्यों नहीं लगाया? मैं खाना लगा रही हूँ, पर तब तक तुम लोग अपने बैग, ड्रेस और जूते मोजे सही जगह पर रखो और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। जब तक तुम अपना यह काम नहीं करोगे मैं खाना नहीं लगाऊंगी। बड़े ही कठोर स्वर में सुरभि ने बच्चों को आदेश दिया। तो फिर ठीक है, मत दीजिए खाना, हम भी नहीं खाएंगे, बोलकर मुंह फुलाकर बच्चे अपने कमरे में चले गए। सोचा हमेशा की तरह मम्मी खाना लेकर पीछे पीछे आएगी, लेकिन आज उल्टा हो गया। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। बच्चों ने काफी देर तक देखा कि मम्मी तो जाकर सो गई है और खाना भी नहीं दिया है, तो चुपचाप उसके कहने के अनुसार अपने सारे सामान को व्यवस्थित किया और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर मम्मी को आवाज देने लगे। सुरभि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी सब देख रही थी। उसका भी मन भर आ रहा था कि बच्चे अभी तक भूखे, परंतु उन्हें अपना काम करने की आदत डालनी चाहिए, इसलिए ऊपर से कठोर बनी रही। जब उसने देखा कि बच्चों ने अपना काम कर लिया है तो वह उठी और खाना गरम कर बच्चों को खिलाया। बच्चों ने खाना खाया और बिना कुछ बोले अपने अपने कमरों में चले गए। शाम हुई, उसने चाय नाश्ता तैयार करके बच्चों और सास ससुर को परोस दिया। बच्चे बाहर खेलने चले गए और सास ससुर बाहर टहलने चले गए। एक अजीब सा मौन पसर गया था। शाम में आकाश भी दफ्तर से आए और हमेशा की तरह अपना बैग, लैपटॉप इधर उधर डालकर सोफे पर लेटकर चाय पीने लगे। दरवाजे के पास जूते मोजे वैसे ही औंधे पड़े थे। सुरभि ने सब देखा, परंतु कहा कुछ भी नहीं। चुपचाप अपने घर के कामों में लगी रही। सबने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया और सोने चले गए। बच्चों ने गुस्से से होमवर्क कराने को भी नहीं कहा। सुबह हुई, रोज की तरह आज भी उसने चाय बनाकर सासू माँ को आवाज लगाई कि चाय ले जाए। आज कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर चाय लेकर चली गई। वह आकाश के कमरे में भी जाकर चाय रखकर उसे उठाकर आ गई। बच्चों का नाश्ता तैयार किया, स्कूल बस तक छोड़कर आई। पिछले दिनों का वाकया आकाश भूल चुका था, इसलिए हमेशा की तरह आराम से लेटा हुआ था। जब घड़ी में 9 बजे का अलार्म बजा तो वह हड़बड़ाकर उठा और सुरभि के ऊपर चिल्लाया कि आज उसने फिर देर कर दी। सुरभि ने कुछ नहीं कहा, शांत भाव से लंच बॉक्स लाकर उसके सामने रख दिया और कहा, मेरा काम हो चुका है। मैंने कल ही कह दिया था कि आप अपना काम स्वयं करो। आकाश के पास अभी लड़ने का वक्त नहीं था। जल्दी से तैयार हुआ और नाश्ता करते हुए वो अब अपने लैपटॉप, बैग, जूते, मोजे के लिए पूछने लगा। अपना बैग और जूते तुमने कल जहाँ रखा होगा वहीं होंगे, इसलिए वहीं देखो, मुझे और भी काम है, कहकर वह बिस्तर समेटने को चली गई।
पता नहीं इस पर कौन सा भूत सवार हो गया है, कहकर उसने गुस्से से जैसे तैसे अपना सामान ढूंढा और ऑफिस के लिए चला गया। उसके सास और ससुर जी यह सारा तमाशा देख रहे थे। वह भी आश्चर्य में थे कि इतने सालों तक कोहलू के बैल की तरह काम करने वाली उनकी बहू अचानक से शेरनी कैसे बन गई। सुरभि ने उन दोनों को भी जूस और नाश्ता बनाकर दिया और चुपचाप अपने दूसरे कामों में जुट गई। उन दोनों ने भी चुपचाप नाश्ता किया, बिगैर कोई नखरा किए और नुक्स निकाले। हर रोज की तरह 11-12 बजे के करीब उनके ससुर जी के मित्रों की टोली जुटती और तरह तरह के नाश्ते की फरमाइश होती। परंतु पिछले 2-3 दिनों के हालात को देखकर उसके ससुर की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने घर पर मित्रों की जमात बुलाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर उनके दोस्त आए तो उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, और उनकी पत्नी ने भी वैसा ही किया। सुरभि की दिनचर्या वैसे ही थी, बस उसने अब फालतू के नखरों को उठाना बंद कर दिया था। आज बच्चे स्कूल से आए तो आते ही उन्होंने अपने जूते शू रैक में रखे, बैग से टिफिन निकालकर सिंक में रखा और यूनिफॉर्म को अलंगनी पर टांग कर हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर खाने को बैठ गए। सुरभि के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और आराम करने को कहा, परंतु पिछले 2 दिनों का होमवर्क पूरा न होने के कारण स्कूल में जो डांट पड़ी थी, इसलिए उन दोनों ने आराम करने के बदले होमवर्क पूरा करने को बैठ गए। शाम हुई, उसने चाय नाश्ता तैयार करके सभी को दिया। तभी सासू माँ की कुछ सहेलियां गप्पे मारने पहुंच गई। उनमें से एक ने कहा कि बहना, तुम्हारी बहू पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, आप लोगों ने मेरे हाथ के पकोड़े तो बहुत बार खाए हैं, परंतु मेरी मम्मी जी क्या लाजवाब पकोड़े बनाती है, इनके पकोड़े का तो कोई जवाब नहीं। क्यों मम्मी जी ने कभी बताया नहीं? इनके जैसा लजीज खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मैंने भी इन्हीं से सारा सब कुछ सीखा है। सुरभि ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ कहा, क्यों बहन जी, आपने तो कभी बताया नहीं कि आप इतना अच्छा खाना बनाती है। भाई, आज तो हम सब लोग आपके हाथों के बनाए पकोड़े और चाय पीकर जाएंगे, क्यों, ठीक है ना? सासू माँ की सभी सहेलियों ने एक साथ कहा। अब तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ पहले हुक्म किया और सब हो जाता था, पता नहीं है उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। ठीक है मम्मी जी, आप तब तक आंटी जी सबको चाय नाश्ता कराइए, तब तक मैं बच्चों को पार्क से लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुरभि घर के सामने वाले पार्क में चली गई। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान खिल रही थी। काफी समय के बाद वह बच्चों के साथ घर वापस आई। उसका मन बहुत हल्का फुल्का लग रहा था, परंतु घर का माहौल बेहद खौफनाक था। आज बरसों के बाद उसने सुकून के साथ चाय बनाई और चाय लेकर टीवी खोलकर न्यूज़ देखने लगी। आकाश ऑफिस से घर लौटकर आए, लेकिन आज उसने अपने जूते सही जगह पर रखे, अपने बैग और कपड़ों को सही जगह पर रखा और फ्रेश होने बाथरूम में चले गए। सुरभि को यूं सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए टीवी देखते हुए पाकर सभी उसे यूं देख रहे थे मानो यह सुरभि नहीं उसका भूत हो। 10 दिन के अंदर पूरे घर का रवैया बदल गया। अब धीरे धीरे सब अपना अपना काम करने लगे थे और उसकी सासू माँ और ससुर के दोस्तों का जमावड़ा भी कम होने लगा था, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके स्वागत के लिए क्या बता बहू फिर से काम को रसोई में लगा दे। कुछ महीनों तक सब ऐसा ही चलता रहा। सुरभि को खुद के लिए भी वक्त मिल जाता था। एक दिन रात के समय आकाश से रहा नहीं गया। उसने सुरभि से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि अचानक से तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया? यकीन ही नहीं होता कि तुम ही सुरभि हो। एक गहरी नजर से सुरभि ने उसे देखा और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सुरभि ही हूँ। सबके लिए जीना अच्छी बात है, परंतु अपना भी आत्मसम्मान होता है। हर इंसान को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। यह बात मैंने बहुत देर से सीखी, पर सीख तो ली। आकाश कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसे अंदर से कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि उन सभी के
उन सभी ने सुरभि के ऊपर बहुत ही दबाव डाल रखा था। और हाँ, इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं बच्चों के संग अपने मायके जा रही हूँ। सालों बीत गए मम्मी पापा से मिले हुए। ऐसा नहीं है कि मैं आए गए मेहमानों का स्वागत नहीं करूंगी, बड़ों का सम्मान नहीं करूंगी, परंतु अब किसी चीज की अति बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी एक इंसान हूँ। इतना बोलकर वह अपने बिस्तर पर करवट बदलकर सो गई। आज बरसों के बाद उसे सुकून की नींद आई थी, और आती भी कैसे नहीं। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने अपना अस्तित्व कायम किया था और पूरे घर को अपनी अहमियत साबित करके दिखाई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।